हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें जानना भी है। तो इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक टर्म्स मतलब जो ए वाली टर्म्स होती हैं लिटरेरी टर्म्स में, जो आपकी ए से स्टार्ट होती हैं, वो मैंने करा दिया है, 2 पार्ट में कराया है। ठीक है, जाके चैनल पे ज़रूर चेकआउट करिएगा। आज हम जो बी से टर्म्स स्टार्ट होती हैं वो देखने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा, टर्म्स स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। PDF 4 राइटर पे आपको PDF मिल रही है, वो भी प्रैक्टिस विद आंसर, जो आपको 199 में मिलेगा। ये प्रैक्टिस विद आंसर रहेगा, 4 राइटर कंप्लीट PDF मिलेगी ये। ठीक है, अगर प्रैक्टिस जिन्हें करना है उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ओके, और आपको 189 में 1 लाइनर की PDF मिल रही है। और ये इसमें क्या मिल जाएगा आपको, ये 1 लाइनर रहेगा प्लस आंसर के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ये हिंदी वाली है। ठीक है, तो जिनको भी हिंदी वाली लेनी है या जिनको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाली। और जो 1 लाइनर, जैसे बहुत सारे लोगों को 1 लाइनर भी अच्छा लगता है पढ़ना, तो 1 लाइनर प्लस हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो ये आपको 189 में मिल जाएगा। और इसके साथ एक और PDF है जो आपको 79 में मिलने वाली है, जिसमें आपको जो लिटरेरी टर्म्स हैं, कंप्लीट लिटरेरी टर्म्स हैं, इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी प्रैक्टिस विद आंसर रहेगा, ये भी प्रैक्टिस के लिए ही है। तो इसमें आपको लिटरेरी टर्म्स भी मिलेंगे, फिगर ऑफ स्पीच भी मिलेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी मिलेगा, मोमेंट्स भी मिलेगा, सारा कुछ इसमें मिलने वाले हैं 79 में। ठीक है, तो ये तीनों PDF अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ओके, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो PDF ले सकता है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है इन PDF में। और अगर आप तीनों PDF लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 467 होता है, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर आते हैं हम कुछ पॉइंट्स पे। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स क्या है इसको हम समझेंगे। ब्लैंक वर्ड्स क्या है, इट इज़ अनराइम्ड वर्ड्स होता है। ये मतलब ये एक अनराइम्ड वर्ड्स होता है, जिसमें यूजली इन आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। ये किस में लिखी जाती है, मतलब इसमें क्या होता है, राइम नहीं होती है। मतलब जो लाइनें होती हैं ना, वो एक दूसरे से राइम नहीं करती हैं। ठीक है, एक दूसरे से राइमिंग नहीं पाया जाएगा, लेकिन मीटर का यूज़ ज़रूर होगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें मीटर का यूज़ ज़रूर होगा, लेकिन सिर्फ राइम में नहीं करेंगे। मतलब ये फ्री रहता है, राइम कैसे भी आप लिख लो, लेकिन मीटर का यूज़ ज़रूर करना है। और मीटर किसका यूज़, कौन सा मीटर यूज़ होता है, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो याद रखना है ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, मतलब वो ब्लैंक वर्ड्स होता है जिसमें राइम नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होती है, मीटर का यूज़ होता है। मतलब इसमें रिदम ज़रूर पाया जाता है। रिदम, राइम भले ही नहीं होता, लेकिन इसमें रिदम ज़रूर यूज़ होता है। रिदम मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे तो लयबद्ध रहता है ये, भले ही इसमें राइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसे आमतौर पर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। और आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है, 5 जो आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, तो ये भी याद रखना है। आयम्बिक पेंटामीटर में जो प्रत्येक लाइनें होती हैं उसमें 5 फीट होते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक लाइनें होती हैं, एक लाइन में ही 5 फीट पाए जाते हैं, 5 फीट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो मतलब याद रखना है 5 फीट होते हैं। और 1 फीट में आपका अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, ये वाला क्रम पाया जाता है। एक ही फीट में आपको मिल जाएगा अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, फिर एक ही फीट में अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर एक में अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ऐसे करके 5 बार होगा, वो आपका हो जाएगा 5 फीट। ठीक है, तो ये याद रखना है, पेंटामीटर इसे ही कहा जाता है, पेंटामीटर 5 फीट। तो ये हो गया। तो ब्लैंक वर्ड सिंपली आपने याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा क्या जाता है कि ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है। ब्लैंक वर्ड्स में सिर्फ राइम नहीं होता है, एकदम ईजी वे में समझेंगे। ब्लैंक वर्ड्स में राइम नहीं होता है, ओनली मीटर का यूज़ होता है। और मीटर कौन सा यूज़ किया जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है। आप खुद ही देख सकते हैं, वर्ड्स ऑफ 5 फीट। ठीक है, ये चीज़ें इसमें पाई जाएंगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बस ब्लैंक वर्ड्स में राइम का यूज़ नहीं होता है, वो अनराइम्ड वर्ड्स होता है, लेकिन मीटर का यूज़ ज़रूर किया जाता है, इतना याद रखना है। ओके, और कौन सा मीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर मतलब 5 फीट, एक लाइन में 5 फीट होते हैं। और हर फीट में अनस्ट्रेस और स्ट्रेस पाए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है।
इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो लेखक यूज़ कर रहा है अपने वर्क में विचारों को विस्तार से व्यक्त करने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है। अपने विचारों को, अपने थॉट्स को बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्रेस करने के लिए ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये यूज़ कहाँ कहाँ है? जैसे आपकी ट्रेजेडी हो गई, ट्रेजेडी हो गई, एपिक हो गया, एपिक हो गया आपका, ठीक है, एपिक हो गया, या कोई सीरियस स्टोरीज़ वगैरह हो गई, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे शेक्सपियर, जैसे आप देख सकते हैं शेक्सपियर का जो हैमलेट है ये ट्रेजेडी है। शेक्सपियर की मैकबेथ है, इसमें यूज़ हुआ है ब्लैंक वर्ड। शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ किया है, उसी तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, मैकबेथ में इन्होंने यूज़ किया, मतलब शेक्सपियर ने तो यूज़ किया है, शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है, किनसे इंस्पायर होके? मार्लो से इंस्पायर होके। ठीक है, तो ये याद रखना है। और मिल्टन ने, जैसे कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में यूज़ किया है, पैराडाइज लॉस्ट में इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है, तो ये याद रखना है। और शेक्सपियर ने तो ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ अपने वर्क में किया ही किया है, और किससे इंस्पायर होके? क्रिस्टोफर मार्लो से इंस्पायर होके उन्होंने किया है। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है आपका बुर्ज़वा, बुर्ज़वा ड्रामा। अगला जो टर्म है बुर्ज़वा ड्रामा, इसको बुर्ज़वा पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक इसको ऐसे ही हिंदी अगर लिखा जाए तो इस तरह। ठीक है, बुर्ज़वा, ये बुर्ज़वा ड्रामा होता है, मतलब मध्यवर्गीय जो नाटक होते हैं उसे ही कहा जाता है। इट इज़ अ रियलिस्टिक ड्रामा होता है विच प्रेजेंट आस्पेक्ट ऑफ मिडिल क्लास लाइफ। ये एक रियलिस्टिक ड्रामा होता है, ठीक है, रियल पे बेस्ड होता है, जिसमें किस चीज़ को दिखाया जाता है? जो मिडिल क्लास का जीवन होता है उनके बारे में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें जो मिडिल क्लास के जीवन है उनके बारे में बताया जाता है। और इस प्ले में जो मध्य वर्ग के, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके स्ट्रगल को, उनकी प्रॉब्लम्स को, या उनके सोशल जीवन जो है, उनका सामाजिक जीवन के बारे में दिखाया जाता है। ठीक है, इसका जो कैरेक्टर होता है बहुत ही सिंपल होता है, मतलब इसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, और उसकी जो समस्याएं भी रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ से जुड़ी होती हैं वही सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। उसे ही कहा जाता है बुर्ज़वा ड्रामा। यानी कि आप इतना याद रखना है, मिडिल क्लास। बुर्ज़वा जो होता है वो मिडिल क्लास, बुर्ज़वा मतलब भी होता है मिडिल क्लास। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है, की पॉइंट्स हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो मतलब सिंपल है, जो मध्य वर्गीय के लोग होते हैं उनके संघर्षों के बारे में दिखाया जाता है, समस्याओं के बारे में दिखाया जाता है कि उनकी क्या परेशानियां हैं, सामाजिक जीवन के बारे में दिखाया जाता है। और जो इसका प्रोटैगनिस्ट होता है बहुत ही सिंपल होता है, और उसकी जो समस्याएँ होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जॉर्ज लेलो की द लंदन मर्चेंट, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, बर्लेस्क। अगला जो टर्म है बर्लेस्क, जिसको अगर हिंदी में हम बोलेंगे बर्लेस्क को हिंदी में अगर हम बोलें व्यंग्यात्मक, ये एक व्यंग्यात्मक मनोरंजन होता है। ठीक है, व्यंग्यात्मक, एक मिनट, एक व्यंग्यात्मक मनोरंजन होता है। ठीक है, मतलब इट इज़ अ theatrical entertainment of broad and earthly humor. It consists of comic skits and short turns. मतलब समटाइम्स स्ट्रिप ट्रीज होता है। मतलब ये क्या होता है? बर्लेस्क एक रंगमंचीय मनोरंजन होता है, जिसमें क्या क्या दिखाया जाता है? जिसमें आपके व्यंग, ह्यूमर दिखाया जाता है, यानी कि व्यंग दिखाया जाता है, व्यंग और हास्य का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक कॉमिक स्किट्स का यूज़ होता है, और कभी कभी ये अश्लीलता भी इसमें शामिल होती है। सिंपल है, बर्लेस्क में क्या होता है कि व्यंग्यात्मक नाटक होता है, इसमें बस वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। ह्यूमर की पॉइंट अपने याद रखना है, ह्यूमर दिखाया जाता है और अश्लीलता कभी कभी इसमें शामिल होती है, तो ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। ये एक थिएट्रिकल इंटरटेनमेंट होता है, मतलब एक रंगमंचीय मनोरंजन होता है, जिसमें आपका व्यंग और हास्य का प्रयोग किया जाता है, और इसमें कभी कभी क्या होती है? अश्लीलता भी शामिल होती है। बर्लेस्क में जो होता है स्ट्रिपटीज भी होता है, यानी कि अश्लीलता भी शामिल होती है। ठीक है, याद रखना है। जैसे ये किसी विषय को क्या करता है? बहुत ही अतिशयोक्ति या विडंबना के साथ प्रस्तुत करता है, बहुत ही एग्जैजरेट होकर प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये याद रखना है। यानी कि अगर ये व्यक्ति, और ये दो टाइप के होते हैं जो बर्लेस्क होते हैं, जैसे आपका दो टाइप के होता है, एक लो बर्लेस्क होता है, एक आपका लो
बर्लेस्क होता है और एक आपका हाई बर्लेस्क होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हाई बर्लेस्क होता है और एक लो बर्लेस्क होता है। लो बर्लेस्क में हम क्या पाते हैं, लो बर्लेस्क यही आपका जिसमें हास्यास्पद और अश्लील मजाक होते हैं, जो मैंने अभी बताया, ये बर्लेस्क जिसमें क्या होता है, ह्यूमर होता है, यानी कि हंसी मजाक दिखाया जाता है, बहुत ही हास्य से दिखाया जाता है, व्यंग रहता है और हास्य का प्रयोग होता है और अश्लीलता भी रहती है, उसके साथ साथ अश्लीलता भी रहती है, यानी कि मजाक भी जो होता है वो अश्लील वे में होता है। ये आपका लो बर्लेस्क हो गया। और हाई बर्लेस्क में क्या होता है, इसमें बौद्धिक व्यंग और साहित्यिक आलोचना पर आधारित होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है। जो हाई बर्लेस्क होता है इसमें एक बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल आपका व्यंग मारता है, व्यंग होती है एक आपका, और एक साहित्यिक यानी कि लिटरेरी पर क्रिटिसाइज किया जाता है। ये हाई बर्लेस्क है। लो बर्लेस्क आपने ध्यान रखना है, एकदम लो बर्लेस्क मतलब आप कैसे याद रखेंगे इसको, मतलब इसमें ह्यूमर होता है, इसमें आपका ह्यूमर होता है, इसमें स्ट्रिप्टीज़ होता है, स्ट्रिप्टीज़ यानी कि अश्लीलता होती है। लेकिन हाई बर्लेस्क में ऐसा नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलेक्चुअल वे में आपको मतलब इसमें व्यंग दिखाया जाएगा और लिटरेचर पे क्या किया जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा, इस चीज़ पर यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ठीक है। तो लो बर्लेस्क याद रखना है जिसमें हास्यास्पद और अश्लील मजाक होते हैं, और हाई बर्लेस्क में ऐसा नहीं होता है, इसमें बौद्धिक व्यंग और साहित्यिक आलोचना पर आधारित होते हैं ये, ठीक है। तो जो बर्लेस्क होता है पूछा जाएगा क्या होता है, तो इसमें बस इतना याद रखना है, जो आपका बर्लेस्क होता है उसमें व्यंग और हास्य का प्रयोग होता है, यानी कि कॉमिक स्किट्स भी पाए जाते हैं, स्ट्रिप्टीज भी, यानी कि कभी कभी इसमें अश्लीलता भी शामिल होती है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो आपका टर्म है, ये जो टर्म है, अच्छा यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल लें कि मैम एग्जाम्पल क्या आएगा बर्लेस्क में, तो अलेक्जेंडर पॉप का जो रेप ऑफ द लॉक है वो भी आता है, जॉन गे का द बेगर्स ओपेरा वो भी आता है इसके एग्जाम्पल में, वही बर्लेस्क है। कैकोफेनी क्या होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तब हमने 3 यहाँ पे फिनिश किया है ना, ब्लैंक वर्ड्स, बुर्जवा और बर्लेस्क। तीनों को अगर हम एक शब्द में अगर कहें तो ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, सिंपली ब्लैंक वर्ड्स में मीटर पाए जाते हैं लेकिन राइम नहीं पाया जाता है। पहला, मीटर इसमें होता है लेकिन राइम नहीं होता है, ठीक है, राइम का यूज़ नहीं होता है, और मीटर का यूज़ होता है। अब मीटर कौन सा, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता है। बुर्जवा ड्रामा में क्या होता है, इसमें मिडिल क्लास का दिखाया जाता है, मिडिल क्लास के सामाजिक जीवन का एक दर्पण है उसके बारे में दिखाया जाता है। बर्लेस्क में क्या होता है, बर्लेस्क में हास्य और व्यंग के माध्यम से ही मनोरंजन दिखाया जाता है आपको, मतलब मनोरंजन आपको होगा या किसी चीज़ की आलोचना की जाएगी, लेकिन वो किस तरह, एक हास्य तरीके से, एक व्यंग्यात्मक तरीके से की जाएगी, तो बर्लेस्क हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैकोफनी को अगर हम हिंदी में बोले कर्कश ध्वनि, ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्कश ध्वनि। तो कैकोफोनी क्या, इट इंक्लूड्स लाउड, कन्फ्यूजन, डिसएग्रीएबल साउंड्स और अगली साउंड, या फिर आप बोल सकते हो हार्श साउंड, ठीक है। ये सब आपका क्या है, की फैक्ट है। ये की फैक्ट अपने याद रखना है, एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो ये यहाँ से भी लाउड, कन्फ्यूजन, डिसएग्रीएबल साउंड हो जाएगा, या तो आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट आ जाए, या तो अगली साउंड आ जाए आपके एग्जाम में, या ये दोनों ना आके हार्श साउंड अगर कहीं दिख रहा है तब भी आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं अगर आपका पूछा जा रहा है कैकोफनी, ठीक है। कैकोफनी क्या होता है, एक ऐसा साउंड होता है जो लाउड होता है, यानी कि बहुत ही कर्कश होता है, कन्फ्यूजन होता है, भ्रामक होता है, और बहुत ही डिसएग्रीबल होता है। डिसएग्रीबल मतलब बहुत ही अप्रिय होता है। लिटरेचर में ये शब्द उन साउंड्स के लिए प्रयोग किया जाता है जो बहुत ही अनियमित है, अप्रिय हैं और सौंदर्यहीन प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कैकोफनी क्या होता है, ओके। इसका यूज़ अगर करते हैं, कैकोफनी का यूज़ होता है, तो हम जैसे राइटर्स क्या होते हैं, ये नियमित और जो मतलब बहुत ही अगली साउंड या हार्श साउंड के माध्यम से जो रीडर हैं, जो लिसनर हैं, उनको झकझोरने का काम करता है, ठीक है। ये याद रखना है, और इसमें कुछ है नहीं, बस ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देखिए, अगर कोई चीज़ आप लिटरेरी टर्म्स वगैरह अगर पढ़ रहे हैं तो समझिए, जो समझना है वो समझिए, लेकिन आपकी समझ वहाँ पे तब काम आएगी जब आपको इंग्लिश का जो वर्ड है ना
उसको अगर आप जैसे की पॉइंट्स हैं, कुछ की वर्ड्स हैं, उसको अगर आपने पकड़ लिया तो वहाँ पे आप ज़्यादा सही कर पाएंगे एग्ज़ाम में। मेरे कहने का मतलब कितना भी समझ लेंगे हिंदी में, कितना भी समझ लेंगे, वो काम नहीं आएगा। लेकिन अगर वर्ड्स को पकड़ लिए कि हाँ हाँ ये की वर्ड्स हैं, तो वो ज़्यादा सही रहता है। समझना एक अलग तरीका है और कीवर्ड्स को पकड़ना भी। उस समझने के साथ साथ आप कीवर्ड्स भी जानते रहिए कि इसका कीवर्ड्स क्या है। अब हम पूरा रट्टा तो नहीं मार सकते, लेकिन हाँ कीवर्ड्स ज़रूर याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कीवर्ड्स ये तीनों है, ठीक है। आगे हम आएंगे, नेक्स्ट जो टर्म है कैडेंस। इसका तो बहुत ही प्रभाव होता है जब खासकर को, चाहे हम प्रोज लिखें चाहे हम पोइट्री लिखें, कैडेंस का यूज़ तो ज़रूर है, हर राइटर करता है, हर ऑथर करता है। कैडेंस मतलब होता है लय। हिंदी में अगर बोलेंगे तो लय। कैडेंस जो होता है ये आपकी यूज़ पोइट्री में भी होता है, ठीक है, पोइट्री में भी यूज़ किया जाता है और प्रोज में भी इसका यूज़ होता है, दोनों जगह इसका यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि कविता और गद्य में रिदम को दर्शाता है, यानी कि लयबद्धता को दर्शाता है। यह पोइट्री और प्रोज दोनों में यूज़ होता है। और ये क्या होते हैं, ये जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस साउंड्स हैं उसके मेल से बनता है, ठीक है। जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो साउंड होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, जो अनस्ट्रेस साउंड्स होते हैं, इसी के मेल से ये कैडेंस बनता है, यानी कि लय बनता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये क्या करता है, अगर राइटर ने इसका यूज़ कर लिया तो उस राइटर के लेखन को एक प्रवाह और संगीतमय प्रदान होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रीडर्स हैं, रीडर को शब्दों के प्रभाव के माध्यम से सौंदर्य का अनुभव कराता है। ये जो कैडेंस है लय है, तो ये आपने ध्यान रखना है। सिंपल है और कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ अ रिदम इन पोइट्री एंड प्रोज। ये पोइट्री और प्रोज का क्या होता है, रिदम होता है, लयबद्ध होता है, जो प्रोड्यूस कहाँ से निकलता है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। वर्ड्स में जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस है वहाँ से ये निकलता है लय, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, सेजुरा। और ये इसका यूज़ क्यों करते हैं राइटर इसका यूज़, ताकि जो राइटर इसका यूज़ इसलिए करते हैं उस लेखन को प्रभावशाली और यादगार बनाने के लिए लय का यूज़ किया जाता है, बिना लय का नहीं बनेगा ना। नेक्स्ट है सेजुरा। ये टर्म्स भी इम्पोर्टेंट है सेजुरा का आपका। इट इज़ अ ब्रेक या पॉज यूजली फॉर सेंस के लिए ये यूज़ किया जाता है। इन द मिडिल ऑफ वर्ड्स लाइन या काइंड ऑफ पॉज ऑफ ब्रेक इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लाइन के एक वर्ड्स में एक ब्रेक होता है, एक पॉज होता है। ये कहाँ पे आता है, लाइन के बीचों बीच आता है। इस तरह का साइन इसका रहता है, ये वाला ऐसे सीधी सीधी लाइन रहेगी, वो लाइनों ऐसे लाइनों के बीच में ही आ जाएगा। जैसे इधर से सेंटेंस लिखा है, इधर से बीच में आपका आ जाएगा। तो ये याद रखना है। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो सेजुरा होता है एक ऐसा विराम, हिंदी में भी समझेंगे, एक ऐसा विराम है जो कविता के लाइनों के मध्य में लिया जाता है, ठीक है। ये सामान्यतः क्या होती है, लाइन के अर्थ यानी कि लाइन के सेंस को या उसके प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सिंपली है, सेजुरा क्या है, एक ब्रेक है, एक पॉज है, एक रुकावट है। कहाँ पे होती है रुकावट, लाइनों के बीचों बीच लिया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, ओके। मतलब इसलिए लिया जाता है ताकि जो रीडर्स हैं उन रीडर्स को गहराई से विचार करने का एक अवसर देता है। जैसे कोई लाइन है, यहाँ पे लाइन है, फिर यहाँ पे सेजुरा आ गया है, फिर उसके बाद लाइन को यहाँ से स्टार्ट किया गया है, बीच में आपका सेजुरा है। ये जब तक लाइन हम पढ़ेंगे इसको समझने का, फिर सेजुरा, अच्छा ठीक है, दूसरी लाइन पे हम आने से पहले इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे रीडर को क्या करता है, गहराई से विचार करने का एक अवसर मिल जाता है, ये पॉज, ठीक है। तो उसी को ही कहा जाता है सेजुरा। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे। पहले समझेंगे सेजुरा भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें तो सेजुरा 3 टाइप्स, इसके 3 टाइप्स हैं। एक आपका मीडियल सेजुरा होता है, समझेंगे इसको भी। एक आपका मीडियल सेजुरा होता है, ठीक है। और एक आपका क्या होता है, इनिशियल सेजुरा होता है, इनिशियल सेजुरा होता है। तो हम हमेशा देखते हैं कि मिडिल में आता है। एक आपका टर्मिनल सेजुरा होता है, ठीक है, टर्मिनल सेजुरा होता है, ओके। तो ये याद रखना है। जो मीडियल सेजुरा, ये तो हम जानते हैं कि मिडिल में आता है, यानी कि लाइन के बीच में आता है। जो मिडिल सेजुरा है, मीडियल सेजुरा है, ये कहाँ पे आता है, ये लाइन के बीच में आता है। तो मिडिल ऑफ अ वर्ड्स लाइन, तो ये याद रखना है, मिडिल ऑफ अ वर्ड्स लाइन,
ठीक है। और जो इनिशियल सेजुरा है ये कहाँ पे आता है, ये लाइन के शुरुआत में ही आता है, बिगनिंग में ही आता है, लाइन के बिगनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द लाइन भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके आता है शुरुआत में। और जो टर्मिनल सेजुरा होता है ये कहाँ पे आता है, लाइन के एंड में आता है, तो एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, एंड ऑफ द लाइन, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। हम तो जनरली जानते हैं कि जो ब्रेक और पॉज होता है वर्ड्स में, कविता में, वो मिडल में आता है, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि 3 प्रकार के होते हैं, मीडियल, इनिशियल, टर्मिनल। अगर ये शुरुआत में आपका सेजुरा का ऐसा साइन दिख गया तो वो समझ लिए वो इनिशियल सेजुरा है, बीच में दिख गया तो वो मीडियल सेजुरा है, लास्ट में अगर लास्ट में भी दिख जाता है, लास्ट में आ जाएगा तो टर्मिनल सेजुरा है। तो ये याद रखना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पे जगह तो है नहीं, यहीं पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि टू एयर इज़ ह्यूमन, टू एयर इज़ ह्यूमन। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेजुरा ले रही हूँ। उसके बाद टू फॉरगिव, टू फॉरगिव डिवाइन, टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। या फिर एक और ले लेते हैं, डिवाइन हो गया ये, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल मैं बस समझाने के लिए दे रही हूँ आपको। द अर्थ वॉज ब्रोकन, द अर्थ वॉज ब्रोकन, मैंने कॉमा कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने एक सेजुरा की लाइन ले लिया, शैटर्ड, शैटर्ड एंड टॉर्न, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टू एयर इज़ ह्यूमन, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आया है, ये मिडिल में आ गया, ये आपका क्या हो गया, मिडिल में आ गया। टू एयर इज़ ह्यूमन, आगे फिर है टू फॉरगिव डिवाइन, ये आपका बीच मिडिल में आ गया, इसे मीडियल कहेंगे, यही सेजुरा है। और सेजुरा को हम ऐसे पहचानेंगे, ऐसे खड़ा रहता है, मतलब लाइन रहती है 2 ऐसे, ठीक है। तो ये सेजुरा है। यहाँ पे भी सेजुरा आप देख सकते हैं बीच में आया हुआ है, ये भी आपका सेजुरा, शैटर्ड एंड टॉर्न, ये भी सेजुरा है, ये लास्ट में आया है, ठीक है, मतलब जो लाइन के अंत में आता है। तो ये आपका टर्मिनल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस को पूरा कंप्लीट किया गया, शैटर्ड एंड टॉर्न, उसके बाद लास्ट में आया सेजुरा, ये बीच में आया। तो कहने का मतलब है सेजुरा को आप बस इसमें क्या देखना है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसका की पॉइंट क्या है, ब्रेक है, पॉज है, लाइन के बीचों बीच एक पॉज होता है, एक मतलब विराम होता है, ठीक है। विराम देते हैं जो राइटर है, जो ऑथर है, जब लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइनों को बीच बीच में, वर्ड्स की लाइन के बीच में एक पॉज देते हैं, एक विराम दे देते हैं, ठीक है। और विराम का चिन्ह यही है, मतलब सॉरी सेजुरा का चिन्ह यही है, यहाँ पे देखिए सेजुरा का चिन्ह है, ओके। अब इसके ज़्यादा अगर पूछ लिया, लास्ट में पूछ लिया, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछ लिया कि मीडियल है कि इनिशियल है, टर्मिनल है, तो मैंने बता दिया है, ठीक है। खैर इतना अंदर जाएगा नहीं, इतना ही अभी तक आया है, लेकिन बाय द वे अगर इसके अंदर भी चला गया कि कोई लाइन आपको दे दिया, इस तरह लाइन दे दी गई, अब पूछ लिया गया कि कौन सा सेजुरा है, ये सबको पता है ये सेजुरा है, ये पॉज है यहाँ पे, तो कौन सा सेजुरा पूछ लिया कि यहाँ पे क्या है, मीडियल है, इनिशियल है, टर्मिनल है, तो आपने ध्यान देना है, ओके। मैं इसको मिटा रही हूँ क्योंकि हमें ये भी देखना है। तो सेजुरा मुझे समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम आगे आएंगे, आगे क्या कह रहा है, 1 मिनट। नेक्स्ट जो टर्म है आपका कैरल, कैरल क्या होता है, एक जॉयस सॉन्ग होती है। सबसे पहले ये जानेंगे, सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज़ नोन एज कैरल, ये तो इजी है, मतलब एक आनंदमय गीत होती है जो आमतौर पर ईसा मसीह के जन्म का उत्सव मनाने के लिए गाया जाता है। जब ईसा मसीह का जन्म होता है, उनका उत्सव मनाने के लिए जो गाना हम गाते हैं उसी को कहा जाता है कैरल, ठीक है, एक जॉयस सॉन्ग होता है, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, है ना, एग्जाम्पल के लिए जिंगल बेल्स, ओके। उसके बाद फिर ले लेंगे जिंगल बेल्स, एग्जाम्पल भी दे रही हूँ मैं। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा जिंगल ऑल द वे, यही है आपका, ये क्या है, एक कैरल है, ठीक है, वे। उसके बाद आएगा साइलेंट नाइट, हॉली नाइट,
ओके, ये दूसरा है साइलेंट नाइट, हॉली नाइट, ये दूसरा है। तो ये याद रखना है, सिंपल है यही आपको। इसे क्या कहा जाता है? कैरल। कब गाया जाता है? बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म पर जो गीत गाया जाता है उसे ही कैरल कहा जाता है, एक जॉयस सॉन्ग होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो टर्म है आपका जो नेक्स्ट टर्म है, तो अभी तक हमने इस कितने टर्म को देखा? 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म को देख लिया। तो 3 टर्म को अगर जल्दी जल्दी पढ़ें कि कैकोफोनी क्या होता है, तो वो अनप्लेजेंट साउंड होता है, हार्श साउंड होता है, या फिर लाउड साउंड होता है। वो चीज़ें यानी कि अप्रिय ध्वनियों के माध्यम से अशांति व्यक्त करता है। कैडेंस क्या होता है? कैडेंस जो आपका प्रोज और पोइट्री में प्रवाह और लय उत्पन्न करता है, ठीक है, वो याद रखना। सेजुरा क्या करता है? ये पोइट्री में गहराई और प्रभाव प्रदान करने के लिए, यानी कि कविता में गहराई और प्रभाव प्रदान करने के लिए विराम देता है, एक पॉज देता है, ठीक है। कैरल क्या होता है? कैरल आनंद और धार्मिक भावना के साथ साथ उत्सव का एक प्रतीक है। अभी तक इतना हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो टर्म है कैटलिस्टिक, ठीक है। कैटालेक्टिक क्या होता है? तो इट इज़ मैट्रिकली इनकम्प्लीट लाइन ऑफ वर्ड्स, इट लैक्स 1 और मोर syllables इन द फाइनल मैट्रिकल फूट, ठीक है। तो कैटालेक्टिक क्या होता है? हिंदी में समझेंगे इसको। कैटालेक्टिक क्या होता है? कैटालेक्टिक कविता की वह लाइन होती है जिसमें मैट्रिकल रूप से अधूरी होती है, यानी कि जिसमें मैट्रिकली इनकम्प्लीट होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो मैट्रिकल फूट में एक या अधिक अक्षरों की कमी होती है। सिंपल है, कैटालेक्टिक कविता की वह लाइन है जिसमें जो मैट्रिकली इनकम्प्लीट होती है, मतलब मैट्रिकल रूप से ये अधूरी होती है। इसमें मतलब फुट वगैरह की कमी होती है, सिलेबल्स की कमी होती है। सिंपल है। कहाँ पे कमी दिखाई जाती है? जो लास्ट में, जब राइटर क्या करता है, लास्ट सब लिख लेता है, सारी लाइनें लिख लेगा और लास्ट में क्या कर देगा, कुछ लास्ट की जो लाइनें रहेगी वहाँ पे कुछ वर्ड्स यानी कि कुछ मैट्रिकल फुट, कुछ सिलेबल्स को कम कर देगा, कमी हो जाती है, इनकम्प्लीट रहता है। तो याद रखना है, उसे ही कहा जाता है कैटालेक्टिक, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कैटालेक्टिक क्या होता है। मतलब इस प्रकार की लाइन में लय या मीटर अधूरा रहता है। एक ऐसी लाइन रहती है जिसमें जो लय है, जो मीटर है, वो अधूरा रहता है। जानबूझ के राइटर क्या कर देता है? वो छोड़ देता है लास्ट में, ठीक है। क्यों छोड़ देता है? मतलब ये कविता में क्या करता है? इमोशनली इंटेंसिटी और नाटकीय प्रभाव लाने का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लिया टाइगर, अभी समझ में आ जाएगा। टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर बर्निंग ब्राइट, ठीक है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ये विलियम ब्लैक का है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है? नाइट पर समाप्त कर दिया है। यहाँ पर नाइट पर वो समाप्त होती है और ये जो लाइनें होती हैं, ये जो लाइनें होती है नाइट पर इन्होंने समाप्त कर दिया है। ये जो लाइनें होती हैं इसे कैटालेक्टिक मानी जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये क्या होता है? मैट्रिकली इनकम्प्लीट लाइन ऑफ वर्ड्स होती है। इसमें एक या एक से अधिक सिलेबल्स फाइनल मैट्रिकल फुट में कमी होती है। तो ये फाइनल लाइन है, इसमें क्या होता है? इसी पे ख़त्म कर दिया जाता है, नाइट पे ये समाप्त कर देते हैं। इसमें सिलेबल्स की कमी होती है, बस इतना याद रखना है। इसमें मीटर अधूरा होता है, ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे कैथारसिस। अगला जो टर्म है आपका कैथारसिस, द परगेशन ऑफ, ये की फैक्ट्स है। द परगेशन ऑफ, यहाँ पे की फैक्ट आपने याद रखना है, मैट्रिकली इनकम्प्लीट ऑफ लाइन ऑफ वर्ड्स, और इसमें एक या एक से अधिक सिलेबल्स की कमी होती है फाइनल मैट्रिकल फुट में। द परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर अराउज्ड बाय द एक्शन ऑफ द ट्रेजिक हीरो इज नोन एज कैथारसिस। तो कैथारसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें दया और भय जैसे भावनाओं का शुद्धिकरण होता है, और ये ट्रेजेडी प्लेज में हीरो की घटनाओं और क्रियाओं से उत्पन्न होता है कैथारसिस। जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, देखिए इसमें क्या होता है? पिटी होता है। पिटी कब आता है? जैसे हम कोई मूवीज़ देखते हैं। अब मूवीज़ में क्या होता है कि कोई गरीब हीरो है, बेचारा कितना स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल करते इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसके पर मतलब उसके जीवन को एकदम बहुत ही बेकार तरीके से दिखाया जा रहा है कि हम जैसे ऑडियंस उसको देख रहे हैं और हम क्या हो जा रहे हैं? एकदम
भावुक हो जा रहे हैं, इमोशनल, इतना इमोशनल उसने कर दिया है, उसके जीवन को ऐसा दर्शाया गया है, ऐसा दिखाया गया बेचारे के जीवन में कितना कितना दुख और तकलीफ़ आ रहा है, कि मतलब कितना दुख और तकलीफ़ आ रहा है। वो देख के हमको क्या हो जाता है, दया आने लग जाती है, हम रोने लग जाते हैं, हमारे आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, ठीक है, हम मतलब दया आने लग जाती है, हम रोने लग जाते हैं, और क्या हो जाता है, हमारे आंखों से आंसू निकलने लग जाता है। तो वहाँ पे पिटी है, दया, जो हीरो को देख के जो दया आ जाए, मतलब हीरो की तरफ, चाहे हीरो कितना भी खराब हो। जैसे आपने मैकबेथ को उठा लिया, मैकबेथ में क्या है, मैकबेथ ही हीरो है, सब कांड यही कर रहा है, लेकिन एट द एंड जब मैकडफ मारने वाला रहता है तो कहाँ हमारे अंदर क्या आ जाती है, हम हीरो के प्रति क्या करने लग जाते हैं, एक अजीब सी दया आती है हीरो के प्रति कि नहीं, हीरो मरना नहीं चाहिए। मैकबेथ भले ही इतना कांड कर दिया है, सबको मार दिया, सब कुछ भले ही, तब भी हमारी जो भावनाएं होती है ना, वो हीरो की साइड रहती है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसी की साइड, चाहे वो कितना भी खराब हो। तो ये पिटी है। फियर कहाँ होता है, फियर कब होता है, फियर जब होता है जब दो हीरो हीरोइन रहते हैं आपस में। जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जांपल के लिए, जैसे दो हीरो हीरोइन रहते हैं, अब हीरोइन क्या हुआ कि दो माँ बाप ने क्या किया, दोनों हीरो हीरोइन को अलग अलग कर दिया। अब सोच रहे हैं कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, ये क्या कर ली, जहर खा ली, लेकिन हीरो को नहीं पता है कि ये जहर खा ली। अभी उसके बाद जब ये जहर खा लेती है तो हीरो को पता चल जाता है कि हाँ उसने जहर खा लिया है, लेकिन ऑडियंस उसने जहर, अब हीरो क्या करने लगा कि मैं भी अब जहर खा के मर जाऊंगा क्योंकि वो तो मर गई। जैसे रोमियो एंड जूलियट की बात कर लेते हैं, अब जूलियट तो मर गई, जूलियट अभी मरी नहीं है, हम लोग जानते हैं ना कि मरी नहीं है, लेकिन जब रोमियो आता है तो उसको लगता है कि जूलियट मर चुकी है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जूलियट क्या, मतलब रोमियो को लगता है कि जूलियट मर गई है, अब उसके भी जीने से क्या फ़ायदा, ठीक है, उसको तो लगता है जूलियट, लेकिन जूलियट, हम ऑडियंस जानते हैं कि जूलियट नहीं मरी है। तो वहाँ पे जो रोमियो क्या करेगा, बोलेगा कि अब मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी अब क्या करूंगा, मैं भी जहर खा लूंगा, मैं भी मर। तो वहाँ पे हमको डर लगने लग जाता है, अरे रोमियो तुम ऐसा मत करो, हम अंदर अंदर कहेंगे, हम एक दर्शक हैं, हम वहाँ पे कहेंगे कि अरे रोमियो तुम मत करो, जूलियट जिंदा है, जूलियट जिंदा है, लेकिन उसको नहीं पता रहता ना उसमें फिल्म में, मतलब वहाँ पे रोमियो को नहीं पता कि जूलियट जिंदा है। तो वहाँ पे ये फियर है, वहाँ पे ऑडियंस को जो डर आता है उसे ही कहा जाता है फियर। जो देख के भावुक हो जाए हीरो को, जैसे मैकबेथ का, या फिर किसी हीरो की बहुत ही ट्रेजेडी दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे हमको पिटी आती है, दया आता है। उसके बाद जो आंसू गिरते हैं, इतना ज़्यादा गुबार हो जाता है हमारे अंदर, तो वो आंसू जो गिरता है वो शुद्धिकरण होता है। यही होता है आपका कैथारसिस। पिटी एंड फियर दोनों इसमें पाए जाते हैं, दोनों ही तरफ से हमें क्या होता है, हीरो की तरफ यानी जो प्रोटैगनिस्ट है उनकी तरफ हमको क्या होता है, एक लगाव हो जाता है। चाहे वो कितना भी गलत काम करे, फिर भी हम चाहेंगे कि वो मरे ना, उसके साथ गलत ना हो। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब ट्रेजिक हीरो का जो एक्शन होता है उसे ही कहा जाता है कैथारसिस, अराउज्ड होता है। ओके, तो जो अरिस्टोटल है उन्होंने कैथारसिस का विचार अरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में दिया है ना, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हो शेक्सपियर का जो हैमलेट है, जब इसमें जो हैमलेट है वो अपने अंत की ओर बढ़ता है, तो हम जैसे ऑडियंस क्या होते हैं, बहुत ही सहानुभूति उसकी तरफ हो जाता है, भय का अनुभव होता है कि कहीं ऐसा ना हम हैमलेट मर जाए, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, वो हो जाता है फियर। ओके, अगला जो टर्म है कोजरी। कोजरी क्या होता है, इट इज़ एन इनफॉर्मल टॉक होता है, इतना याद रखना है। ये एक अनौपचारिक वार्ता होती है, या एक आर्टिकल होता है, एक लेख होता है, ये हल्के फुल्के ढंग से लिखा जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। कोजरी जो होता है एक इनफॉर्मल टॉक होती है, इसमें फॉर्मल तरीके से नहीं। इनफॉर्मल क्या होता है, जिसमें कोई भी सर या मैडम रिस्पेक्ट कुछ नहीं होता है, इनफॉर्मल बातचीत होती है या इनफॉर्मल कोई आर्टिकल होता है। इसमें क्या होता है, हल्के फुल्के ढंग से लिखा जाता है और प्रस्तुत किया जाता है। गंभीरता की इसमें कमी होती है, हल्के रोचक और मनोरंजक तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये वार्तालाप की शैली में होता है जिसमें जो रीडर है वो आसानी से जुड़ सके, ठीक है। इनफॉर्मल टॉक होती है। ओके, जैसे किसी मैगजीन में छपा हल्का फुल्का लेख हो, जैसे कि किसी टीवी शो में हल्के मूड में बातचीत हो रही हो, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये क्या करता है, जो रीडर्स हैं उनको सहज और मनोरंजक अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। तो और कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो है आपका शाविनिज़्म। इसको क्या पढ़ेंगे, शाविनिज़्म। मैं इसको हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, आई थिंक इसको यही प्रोनाउंस करेंगे, एक मिनट। शाविनिज़्म, शाविनिज़्म है ना, यस, शाविनिज़्म। फैनेटिकल
मतलब फैनाटिकल पैट्रियोटिज्म इज नोन एज शॉविनिज्म, मतलब जो अपने देश के प्रति पागलपन हो, एकदम अंधभक्ति है, अपने देश के अलावा किसी देश को पसंद ना करता हो। इंडिया वाले क्या करेंगे, जो हम इंडियंस हैं वो हम कहेंगे कि भाई हमारा देश, हमारा इंडिया, आई लव इंडिया, मतलब हम एकदम पागल रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अंधभक्ति हो, एकदम अपने देश के लिए पागल हो और दूसरे के देश को बिल्कुल भी पसंद ना करता हो, उसे ही कहा जाता है शॉविनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने देश या धर्म या विचारधारा के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक्सेस बोल सकते हैं दृष्टिकोण रखता है। और इसकी नकारात्मक चीज़ें क्या होती हैं उस व्यक्ति की, कि वो अन्य देशों या ग्रुपों को प्रति क्या करता है, अन्य देशों से नफरत करता है, असहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है। और इसमें यही होता है कि अपने देश को अन्य सभी से श्रेष्ठ मानना। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है शॉविनिज्म। अच्छा, शॉविनिज्म में दो टाइप के आप देख सकते हो, जैसे राष्ट्रीय शॉविनिज्म जो होता है, राष्ट्रीय शॉविनिज्म इसके उदाहरण हैं। जैसे आपका राष्ट्रीय शॉविनिज्म होता है, उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति अपने देश को अन्य सभी देश से अच्छा मानना, श्रेष्ठ मानना। जैसे मैंने कहा इंडिया सबसे बेस्ट है और कोई देश अच्छा नहीं है, तो ये तो हमारा वो हो गया ना, हम अपने देश के लिए एक अंधभक्ति हो गई, मैं अपने देश के लिए प्यार हो गया, इतना प्यार है कि और कोई देश हमको पसंद नहीं है और कोई देश एकदम बेकार है हमारे देश के सामने। तो ये हो गया राष्ट्रीय शॉविनिज्म। एक होता है लैंगिक शॉविनिज्म। लैंगिक शॉविनिज्म क्या होता है, जहाँ पे जो पुरुष हैं वो महिलाओं को नीचा दिखाते हैं, नीचा समझते हैं। कुछ पुरुषों के अंदर होता है ना, कुछ मेल्स के अंदर होता है कि महिलाओं को वो फीमेल को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं, वो नीचा दिखाते हैं, समझते हैं कि तुम्हारी जो औकात है बस यहीं तक है, ऐसा होता है ना, वो हो गया लैंगिक शॉविनिज्म। तो ये याद रखना है, शॉविनिज्म वही होता है जो अपने देश और धर्म के लिए बहुत ही पागलपन हो, प्यार हो और दूसरा के देश बिल्कुल पसंद नहीं हो, वही होता है शॉविनिज्म। आगे बढ़ते हैं, क्लासिक क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। A work that is of lasting interest is a classic. लास्टिंग इंटरेस्ट, तो क्लासिक क्या होता है, ये वो रचना होती है जो लास्टिंग इंटरेस्ट और मूल्य रखती है, मतलब जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। ऐसा वर्क जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है और वही चीज़ें ज़िंदगी मतलब हमेशा चलती रहती है, जब भी कुछ होगा तो वही चीज़ें सामने आएंगी। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हम देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, विलियम शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट, ये सारे प्लेस क्या हैं, अपने कसौटी पे खरे उतरे हैं। आज भी हम होमर की इलियड और ओडिसी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एकदम यूनिक है उनका प्लेस, अपने समय पर कसौटी मतलब समय की कसौटी पर ये सारे प्लेस क्या हैं, खरे उतरे हैं। आज भी लोग होमर जब पढ़ते हैं लिटरेचर तो होमर की इलियड और ओडिसी ज़रूर पढ़ते हैं, लास्टिंग इंटरेस्ट छोड़ दिया है उसने। तो यही होता है आपका क्लासिक, जो अस्थाई रुचि हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए वो एक क्या हो जाता है, एवर लास्टिंग हो जाता है कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है भैया, हमेशा के लिए वो एवर लास्टिंग हो गया, समय की कसौटी पर जो खरा उतरा। ओके, तो ये याद रखना है। अच्छा, क्लासिसिज्म को भी देख लेते हैं। क्लासिसिज्म क्या है, ये जो टर्म है क्लासिसिज्म एक मूवमेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझेंगे हम कि क्लासिसिज्म होता क्या है। क्लासिसिज्म जो होता है ना, एक मिनट, ये एक लिटरेरी मूवमेंट है जो आपका क्लासिसिज्म है, ये एक लिटरेरी मूवमेंट है। ये प्राचीन ग्रीक और रोमन लिटरेचर, कला, आर्ट और जो संस्कृति से प्रेरित है। ये मूवमेंट कब आया था, ये मूवमेंट आपका मुख्य रूप से 17 या फिर 18 सेंचुरी में यूरोप में आया था। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट 17 या फिर 18 सेंचुरी के इर्द गिर्द ये मूवमेंट आया था, विशेष रूप से फ्रांस में आया था। स्पेशली ये कहाँ पे आया था, ये मूवमेंट कहाँ पे प्रचलित था बोल सकते हैं, फ्रांस में प्रचलित था ये मूवमेंट। उसके बाद ये मूवमेंट कहाँ पे आया, इंग्लैंड में प्रचलित था। ठीक है, प्रचलित था। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि जो क्लासिसिज्म लिटरेरी मूवमेंट था, ये कब बहुत ज़्यादा प्रचलित था, 17वीं और 18वीं शताब्दी में। कहाँ पे, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों जगह ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था। मतलब 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में तो था ही, विशेष रूप से फ्रांस और इंग्लैंड में प्रचलित था, ये याद रखना है। ठीक है, क्लासिसिज्म क्या होता है,
मतलब क्लासिसिज्म का उद्देश्य ही होता था परंपरा, अनुशासन और तर्क संगत को महत्व देना। मतलब जो क्लासिसिज्म के जो ऑथर रहे होंगे ना, उनके वर्क में ना एक परंपरा दिखती थी, मतलब वो परंपरा तरीके से अपने वर्क को लिखते थे, अनुशासन तरीके से, उसमें तर्क चीज़ें रहती थी, यानी कि कुछ भी भर दें, ऐसी कोई चीज़ें नहीं जो कि अपने वर्क में कुछ भी वो लिख दें, भर दें। उसमें एक परंपरागत चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, उसमें एक परंपरागत चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि वो क्या करेंगे, परंपराओं का पालन करते हुए वर्क लिखेंगे, वो मानव जीवन के आदर्श को दिखाएंगे, नैतिकता को प्रस्तुत करेंगे, मानव जीवन की जो नैतिकता है, जो आदर्श तरीके से वो अपने वर्क को लिखेंगे, उसमें परंपराओं का भी पालन किया जाएगा, ठीक है, उसमें अनुशासन का भी पालन किया जाएगा, एकदम अच्छे से लिखना, जो क्लासिसिज्म के ऑथर हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। द टर्म क्लासिसिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ फॉर्म, बैलेंस एंड प्रोपोर्शन। इट इम्प्लाइज नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, सेंस ऑफ रियलिटी, अडेयरेंस टू एक्सटर्नली इम्पोज्ड रूल्स एंड कैनन्स। तो मैंने समझा दिया है यहाँ पे कि क्लासिसिज्म क्या होता है, सिंपल है। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या जो राइटर है उद्देश्य क्या रहता है क्लासिसिज्म का, परंपरा, अनुशासन और तर्क संगत को महत्व देना, ठीक है, ये क्लासिसिज्म होती हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या कौन कौन से ऐसे राइटर हैं, जैसे आपके ड्राइडन है, पॉप है, अलेक्जेंडर पॉप है, मोलियर है, ये कुछ ऐसे राइटर हैं, लेखक हैं, ये क्लासिसिज्म के प्रमुख प्रतिनिधि रहे हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं में आप देखेंगे परंपराओं का पालन इन्होंने किया है, ये क्या किए हैं, मानव जीवन के आदर्श और नैतिकताओं को इन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें लिखा है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये याद रखना है कि क्लासिसिज्म क्या होता है, ओके। और इसमें कुछ है नहीं, मतलब अनुशासन और सौंदर्य का साहित्यिक सिद्धांत है, इसमें अनुशासन, सौंदर्य सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, वो आपका हो गया क्लासिसिज्म, ओके। आगे बढ़ते हैं हम, इतना हो गया। अब हम क्लोज्ड कॉपलेट क्या होता है इसको भी पढ़ते हैं। क्लोज्ड कॉपलेट क्या होता है, इट इज़ अ राइम्ड कॉपलेट विच फॉर्म्स अ कंप्लीट सिंटैक्टिक यूनिट, यानी कि ग्रामेटिकली या लॉजिकली कंप्लीट। तो क्लोज कपलेट क्या होता है, यही होता है ना, दो लाइन की कपलेट, ये दोनों एक दूसरे से क्या करती हैं, राइम करती हैं, ये दोनों एक दूसरे से राइम करती हैं, दो लाइन की कॉपलेट एक दूसरे से क्या करेंगी, राइम करेंगी, अपनी बात कम। जैसे शेक्सपियर के आपने सोनेट्स को देख लिया है, 14 लाइन की सोनेट्स हैं, तो लास्ट में शेक्सपियर कपलेट छोड़ते हैं ना, लास्ट में 2 लाइन की रहती है, 2 लाइन की एक कपलेट रहती है लास्ट में। तो शेक्सपियर ने क्या किया, वहाँ पे लाके उन दोनों लाइन में लाके पूरी बात कंप्लीट की है, उन दोनों पूरी, मतलब वहाँ पे पूरी लाइन में नहीं कंप्लीट हुआ, वो दोनों लाइन में जाके कंप्लीट हुआ है, 12 लाइन में नहीं कंप्लीट हुआ, दोनों लाइन में जाके कंप्लीट हुआ है। तो क्लोज्ड कपलेट क्या होता है, ये राइम्ड कपलेट होता है, ठीक है, ये राइम्ड कपलेट होता है, इसमें जो ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट होता है ये, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें क्या होती है, एक निश्चित, मतलब एक निश्चित राइम स्कीम होता है, जैसे कि मैंने भी बताया, अगर इसमें ए है तो इसमें भी है, मतलब एक दूसरे से राइम करती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या करता है, जो राइटर है अपने विचार या वाक्य को कपलेट में ही समाप्त करता है, उसे ही कहा जाता है क्लोज्ड कपलेट। जैसे राइटर क्या हो गए, जो राइटर ने कपलेट रखा अपने वर्क में, मतलब अपने पोयम में उन्होंने कपलेट रखा 2 लाइन लास्ट में, तो पूरी लाइन वो वहाँ पे नहीं ख़त्म करेंगे, पूरी लाइन ला के ये 2 लाइनों में उन्होंने ख़त्म किया है, मतलब अपने विचार को, अपने वाक्य को वो ला के इन 2 लाइनों में ख़त्म करते हैं, तो उसे ही कहा जाता है क्लोज्ड। तो इसे क्लोज्ड बनाता है, ठीक है, इसे ही कहा जाता है क्लोज्ड कपलेट, ओके। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे कि अलेक्जेंडर पॉप की कविता एशियन क्रिटिसिज्म, ट्रू विट इज़ नेचर टू एडवांटेज डिप्रेस्ड, वॉट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नियर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ दोनों लाइनें क्या है, ये विचार में समाप्त हो गया है, ठीक है। तो याद रखना, सिंपली क्लोज कपलेट क्या होता है, जिसमें विचार या वाक्य एक ही लाइन में समाप्त हो जाए, उन दोनों लाइनों में समाप्त हो जाए, वही आपका होता है क्लोज्ड कपलेट। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। जो आपका क्लोजेड ड्रामा है, इट इज़ अ प्ले, ये एक प्ले होता है विच इज़ मोर रेड दैन परफॉर्म्ड, जैसे कि किड्स का ओथो द ग्रेट, ये एग्जाम्पल है। तो सिंपली ये क्लोजेड ड्रामा जो होते हैं ये रीडिंग पर्पज़ से लिखे, मतलब रीडिंग पर्पज़ के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, रीडिंग पर्पज़ के लिए लिखे जाते हैं, ओके, परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखे जाते। ये ड्रामा नाटक है जिसे पढ़ने के लिए लिखा गया हो, प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखा जाता है, ठीक है। मुख्यतः ये क्या होते हैं, पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं, बस इतना याद रखना है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है ओथो द ग्रेट,
कीट्स का है, ये मतलब क्लोजेट ड्रामा है। उसी तरह मिल्टन का आपका सैमसन एगोनिस्ट है। उसी तरह आपके शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड है। ये सारा क्या है, क्लोजेट ड्रामा है। ऐसा ड्रामा जो रेड करने के लिए लिखा जाता है, नॉट परफॉर्म्ड। स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता है, बल्कि पढ़ने के लिए लिखा जाता है। इतना याद रखना है। मतलब इन प्लेज में, जो ये सारे प्लेज है ना, इन प्लेज में मंचीय निर्देशन नहीं होता है, ना ही इसमें डायलॉग वगैरह होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि स्टेज परफॉर्मेंस नहीं होता है, ना ही इसमें डायलॉग होते हैं, कुछ नहीं, ओनली रीडिंग पर्पज़ के लिए लिखा जाता है। ओके, एंड लास्ट टर्म है आपका, इतना ही रहने देते हैं, कॉकनी स्कूल। कॉकनी स्कूल एक निक नेम है विच वॉज गिवन बाई ब्लैकवुड्स मैगजीन टू लंडन बेस्ड रोमांटिक पोएट्स सच आज ली हैंट, कीट्स, हैजलिट, दियर फ्रेंड्स, लेटर शैली वॉज आल्सो इंक्लूडेड। तो कॉकनी स्कूल क्या है, एक निक नेम था जिसे किसने दिया था, ब्लैकवुड्स मैगजीन ने लंदन के रोमांटिक कवियों को एक समूह दिया था। लंदन के जो रोमांटिक कवि हैं उनको एक ग्रुप दिया गया था। किसने दिया था, ब्लैकवुड्स मैगजीन ने दिया था। तो इस ग्रुप में कौन कौन आपके, ली हंट हैं, ये सबसे प्रमुख है, प्रोमिनिएंट है, ली हंट से, कीट्स हैं, हैजलिट हैं, और उनके दोस्त भी थे। बाद में इसमें शैली को भी जोड़ा गया था। ठीक है, ये सारा ग्रुप को क्या कहा गया है, कॉकनी स्कूल। किसने दिया है, ब्लैकवुड्स मैगजीन ने दिया है। ये ग्रुप का नाम को ही दे दिया है। क्यों दिया गया था, इसलिए दिया गया था, ये एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, कॉकनी स्कूल ये मजाक के लिए, मतलब जिससे इन कवियों की क्या हो, उनकी शैली और भाषा का मजाक उड़ाया जा सके, जानबूझ के इनको एक ग्रुप में डाला गया और ग्रुप में नाम दिया गया कॉकनी स्कूल, जानबूझ के ताकि इनके जो वर्क हैं, इनकी शैली है, स्टाइल है, लैंग्वेज है, उन सभी का क्या किया जाए, मजाक उड़ाया जाए। ये याद रखना है। ठीक है, ली हंट जो थे, इनकी जो कविताएं होती थी ये बहुत ही सहज होती थी, बहुत ही इमेजिनेटिव होती थी। जॉन कीट्स क्या है, इनकी जो काव्य शैली होती थी, कल्पना शक्ति पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए। ठीक है, विलियम हैजलिट है, इनकी आलोचनात्मक और गद्य शैली को भी निशाना बनाया गया। मतलब सभी पे कुछ ना कुछ निशाना बनाया गया, सारे कवि पर। ठीक है, तो इसीलिए ब्लैकवुड्स मैगजीन ने खासकर ये सब किया है और इनका एक ग्रुप बना दिया गया, कॉकनी स्कूल। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, कॉकनी स्कूल में ये सारे ग्रुप हैं, बस इतना याद रखना है। और किसने दिया था, शैली को भी बाद में जोड़ दिया गया था, ब्लैकवुड्स मैगजीन ने दिया था। क्यों दिया गया था, ताकि इन कवियों के मजाक बनाया जा सके। तो ये थे कुछ टर्म्स। कैसे लगे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका फीडबैक मिला तो हम ऐसे टर्म्स और भी पढ़ने वाले हैं, सारे टर्म्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो भी अच्छे से समझा के। ओके, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है उस पीडीएफ में, जो पीडीएफ मैंने बताया था, जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ओके, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो पीडीएफ को ले सकता है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और ये भी बताइएगा कि समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।